अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सुबह नाजरीन, घोटकी में ढेरकी के करीब 2 ट्रेनों के तसादुम में 50 अफराद जाँ बहक हो गए। सुबह 3:40 पर मिलत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी कि ढेरकी के करीब पटरी से उतर गई। दूसरी तरफ से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के जो पंजाब से कराची जा रही थी वो पटरी से भी उतरी, मिलत एक्सप्रेस से टकरा गई और खौफनाक तसादुम से मिलत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस की इंजन समेत 3 बोगियां तबाह हो गईं। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को सादिकाबाद, ढेरकी और मीरपुर माथेलो के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अंधेरे की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से हैवी मशीनरी के जाए हादसा पर पहुंचने में भी ताखीर हुई। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों और लाशों को बोगियां काट काट कर निकाला। वजीर आजम और वजीर रेलवे ने 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली है। कोई मलबा रेलवे इंतजामिया पर डाल रहा है, इंतजामिया हुकूमतों पर डाल रही है, हुकूमतें अपोजिशन पर डाल रही हैं। एक अजीब तमाशा इस मुल्क में बरपा है। पार्टी की पॉलिटिक्स है, सिंधी कौम परस्ती की जमात बानियों के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। PMLN सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई है। जनाब स्पीकर, किस तरीके से इन्होंने ये कंधा इस्तेमाल किया ऐवान से बाहर बैठे हुए लीडरशिप का कि ये किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा ले। आप सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आप नहीं गिरा सकेंगे और आप नहीं गिरा सकेंगे। जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। अफसोसनाक बात है नाजरीन, हुकूमत जो है वो इसका जवाब देना ही नहीं चाहती। पाकिस्तान में ट्रेन हादसा अनफॉर्चुनेटली मामूल बन चुके हैं। मौजूदा हुकूमत के 2 साल और 10 माह में 435 से जायद हादसा हो चुके हैं। साल 2019 में 100 से जायद छोटे बड़े हादसा रूनुमा हुए। साल 2013 से साल 2018 तक ट्रेन के 574 हादसा रिपोर्ट हुए और इनमें सैकड़ों लोग जिंदगी की बाजी हार गए। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद के दौर में 121 हादसा रिपोर्ट हुए और इसमें तेजगाम में आग लगने का हौलनाक तरीन वाकया भी शामिल है कि जिसमें 73 मासूम जानें जलकर खाकस्तर हो गई थीं। मगर वजीर मौसूफ का इस्तीफा उनके लिए तब भी कोई बड़ा मसला नहीं था। यही तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो इमरान खान ट्रेन हादसे पर रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा तलब करते ना थकते थे कि दुनिया में जहां भी ट्रेन हादसा होता है बकौल खान साहब वजीर इस्तीफा ही देता है। कोई जिम्मेदार है इसका। एक तो होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन जल्जला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहीं कोताही हुई है। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और सूलन तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि कोई भी किसी भी दुनिया के अंदर छोड़े पाकिस्तान में कहीं भी अगर इस तरह की बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा और कोई अकाउंटेबल ही ना हो तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। कॉल ऑफ फेल में खुला तजाद दिखाई दे रहा है। ट्रैक पुराने, लोकोमोटिव्स खस्ता हाल, बोगियां कदीम और ट्रेन सेफ्टी के इकदाम ना होने के बराबर हैं। 3 साल पहले घोटकी ट्रैक की अपग्रेडेशन होना थी, आज तक काम का आगाज ही ना हो सका। सबसे ज्यादा हादसात सक्खर डिवीजन में होते हैं, इसी इलाके में होते हैं। नाज़रीन, ये 500 किलोमीटर का तवील ट्रैक है। इसी रीजन में ट्रेनें अप और डाउन रात के औकात में ही ज्यादातर आती जाती हैं और एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के गुजरने में ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का फर्क होता है। इस 500 किलोमीटर ट्रैक की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की जरूरत है। 90 किलोमीटर के ट्रैक पर तो लकड़ी के स्लीपर्स लगे हुए हैं, ना कि कंक्रीट के, और ये खस्ता हाल हैं। तबाह होती रेलवे आखिरी सांसें ले रही है और इस तबाही के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया किसके सर है? इंक्वायरीज, हदायत, बेहतरी के इकदाम, सब बातें अपनी जगह, मगर पाकिस्तान में ट्रेन अमलन चलती फिरती मौत बन चुकी है। बात करेंगे साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब से। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। सर, कौमी असम्बली की कमेटी बराए रेलवे के इजलास में सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा ने आज ही हादसे पर ब्रीफिंग दी है और हादसे के जिम्मेदार जो है वो वजारत पर डालने से मुकम्मल इनकार कर दिया। इजलास में रुकन असम्बली रमेश लाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि DS सक्खर ने पहले ही खबरदार कर रखा था कि ट्रैक दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर ना ट्रेनें चलाई जाएं। इस पर सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने DS सक्खर के बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। सो एसेंशियली DS सक्खर पर गो के बाद दुरुस्त है, बराह रास्त जिम्मेदारी जरूर है कि वो दादोशुमार, डिटेल, सारी तमाम तर तफसीलात आला हुकाम तक पहुंचाएं। ऑपरेशनल पार्ट, ट्रैक और ट्रेन, सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं वो। और इसी तरह CEO रेलवे निसार मेमन साहब से भी सवाल पूछना है आज, लेकिन इनके नीचे 7 DS हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब क्वेश्चन रिमेन्स, ये आपस में नीचे लड़ रहे हैं, ऊपर एक पॉलिटिकल फाइट हो रही है। सर, ये जिम्मेदारी किसके सर जाती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएस सखर को मैं जानता हूँ, बड़ा एग्रेसिव शख्स है, मेहनती आदमी है, गुस्से वाला जरूर है लेकिन काम वाला आदमी है, मैं तो यही जानता हूँ। अब बात यह है कि वहाँ मसला क्या है। ये 456 किलोमीटर का सेक्शन है जो टंडू आदम रोडी खानपुर सेक्शन कहलाता है। इस पे जो लाइन डली हुई है वो बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, इसको 35 से 40 साल हुए हैं और ये इम्पोर्टेड रेल डली थी और इस पे इम्पोर्टेड फास्टनिंग लगे हुए हैं और इस पे पीएससी स्लीपर्स हैं कंक्रीट के जो लेटेस्ट होते हैं, मगर यह मेंटेनेंस की जरूरत बाकी जगहों से बहुत ज्यादा रहती है। इसका सोल्यूशन फिल वक्त तो ये है जो हम किया करते थे कि इसकी 4 सीजन मेंटेनेंस करते थे, जिसकी वजह से हादसा का रिस्क बराए नाम रह जाता था। तो अब चूंकि मेंटेनेंस के लिए फंड्स ही नहीं जारी करता महकमा मुतल्लका ओपन लाइन के डिपार्टमेंट को, तो मेंटेनेंस किधर से होगी। मेंटेनेंस वाले पैसे मांगते रहते हैं, उन्हें पैसे दिए नहीं जाते, पैसे इधर उधर जाया कर देते हैं। अब देखें ना, 7 अरब रुपए समासट्टा बहावल नगर ब्रांच लाइन पे आप लगा रहे हैं, आपको ये करने का कोई इख्तियार नहीं है। जब ML1 ठीक होने वाली है, ML2 यानी मेन लाइन 2 भी अभी रिपेयर मांगती है, ML3 रिपेयर मांगती है, तो आप ब्रांच लाइन में बिलियंस ऑफ रुपीज कैसे लगा सकते हैं। तो इनकी एक तो तरजीहात गलत है। दूसरे, हमारा PSDP जो मैंने आखिरी PSDP था मेरे दौर में वो 40 बिलियन था जी, अभी 16-17 अरब का PSDP है। ड्रास्टिक तो 40 अरब भी पूरा नहीं पड़ता था, 16-17 अरब कैसे पूरा पड़ेगा, और ये सारा खर्च भी नहीं कर पाते, कैपेसिटी का प्रॉब्लम भी है। तो बुनियादी बात यह है, जब आप रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जैसे कि अमेरिकन लोकोस जो हम लेके आए थे उनमें से 10 लोग को आपको हैरत होगी फारिग खड़े हैं, 10 फारिग खड़े हैं, 2 डिलीट हो चुके हैं एक्सीडेंट की वजह से, उन्हें ठीक नहीं किया। और जो OEM है यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ अमेरिकन लोकोस का कोई मेंटेनेंस एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया। जो चीनी लोको बलोर साहब के दौर में खरीदे गए थे और रिसीव हमने किए थे 63, उनमें से 18 लोकोस रिपेयर के लिए खड़े हैं, 18 लोकोस, मेंटेनेंस के पैसे नहीं है। इसी तरह जो आपकी कोचेज हैं वो रेगुलर मेंटेनेंस मांगती हैं, उनकी हर साल हम करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं, उसकी फंड्स नामुकम्मल है। तो जब आप फंड्स ही नहीं देंगे, और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात है जो मैं आपके शो में करना चाहता हूँ, हमारे दौर में ये जो ट्रैक मेंटेनेंस की रिजीम है ये मैनुअल से मैकेनिकल की तरफ हम लेके जा रहे थे। उसके लिए ट्रैक मेंटेनेंस मशीनें पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं जी। हमने वो मशीनें मंगवाई थी, वो 1 अरब रुपए के आगे पीछे उस वक्त आती थी, 1 अरब पाकिस्तानी रुपए। वो हमारे जब से हम गए हैं इन्होंने कोई चीज ही नहीं मंगवाई। अब जब मशीनरी भी नहीं होगी, फंड्स भी नहीं होंगे और फिर तवज्जो भी नहीं होगी, और जो वुज़रा हैं वो बजाय रेलवे में बात करने की गाली करेंगे मुखालिफिन के बारे में और सारा मलबा माजी के हुकूमत पे डालेंगे 3 साल बाद भी, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की तबाही तो आएगी। साथ बात आपकी दुरुस्त है, तरजीहात और अदम दस्तयाबी फंड्स की या काम ही नहीं समझ सर, मगर द प्रॉब्लम हेयर राइट नाउ इज ये तो सरहद सियासी इशू बन गया है। साद रफीक के गुना पे आजम स्वाति से इस्तीफा मांगना बेतुकी बात है। ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी जिस तरह इस रेलवे को तबाह किया है उसको हाईलाइट किया जा रहा है वान के अंदर। तो सर ये मामला फिर किस तरह आगे बढ़ेगा? इसको तो एक बार फिर हम देखेंगे कि इसकी तय तक पहुंचा ही नहीं जा सकेगा। क्योंकि इमरान खान का तो नजरिया यही है ना कि अपने चोर पकड़ने नहीं है और दूसरों को चोर साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। उसका चूरन बिका भी है, बहुत सारी अनासिर ने उसका साथ दिया उस वक्त इधर उधर से, तो उन्होंने अपना चूरन एक बार तो बेच लिया। अब उनका ख्याल है ये चूरन बिकेगा मुसलसल। 3 साल की नाकामी जो है वो ये किस तरह डाल सकते हैं किसी को चोर कह के? आपके चोर कहने से कोई चोर तो नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये आज वजीर इत्तलात ने कहा जी मेरा गुना सुनने क्या है। मेरा गुना यह है कि 18 अरब की इनकम थी, मैं 50 बिलियन पे छोड़ के आया हूँ। चैलेंज करता हूँ ना इन फिगर्स को कि इनको आप जवाब दो। मेरे 50 बिलियन 18 से बने, यानी 18 से 50 अरब पे हम रेलवे को लेके आए आमदनी को, इनकम को। इनको चाहिए था ना 5 साल में 50 से 100 अरब पे जाते, ये वही 50-60 के गिर्द घूम रहे हैं। मेरे दौर का आखिरी खसारा था 36 अरब 60 करोड़, इनका इस साल 60 अरब से ज्यादा खसारा मुतवक्को है। ये मेरे दौर की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, हम खसारा नीचे ला रहे थे, तो शेख साहब के दौर में ही कर चुके थे जी। ये नए रेलवे स्टेशन हमने बनाए थे, इन्होंने किसी एक की बुनियाद भी नहीं रखी। और वो मैं जब बना गया हूँ वहां पे जो हमने कमर्शियल एरियाज बनाए थे कि वो लीज होंगे, रेलवे को पैसे आएंगे, मैं आप यकीन करेंगी एक दुकान नहीं लीज कर सके 3 साल में। सिब्बी और नाई सेक्शन पे 3 अरब रुपए खर्च किए थे। 4 जिलों को वो जोड़ती है, कोल माइन एरिया है। 3 बरस हो गए हैं, डिब्बा मौजूद है। बोलान सेक्शन के लिए लोकोमोटिव 2000 हॉर्स पावर का मौजूद है, ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे। रॉयल पाम क्लब छुड़ा के दिया था इनको, सारी दुनिया को पता है।
सारे लोगों के हिस्सों की गाली हमें पड़ी, इल्जाम भी लिए, मगर उसे रेलवे को लेके दिया। अब उसे आउटसोर्स ही नहीं करते, ये भी मैंने करना है। रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस का अगर पैसा नहीं देंगे, ट्रैक मेंटेनेंस का पैसा नहीं देंगे, उल्टे पुल्टे कामों में पैसे खर्च करेंगे, सारा डीएमजी ले आए आप रेलवे में, रेलवे के अफसर आपने नुकरे लगा दिए सारे, यही मेरा कसूर है। तो जो अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मेरे खाते डालो ना भाई, मैं 1.5 साल जेल काट के आया हूँ, क्या निकला मुझसे? आखिर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने व्हाइट वॉश कर दिया इनके इल्जामात को। अब फिर इंक्वायरियां करना चाहते हैं तो कर ले, आई विल फेस। मगर मैंने कभी शेख रशीद और हाजी गुलाम अहमद बलोर पे इल्जाम नहीं लगाया था, ये मुझसे पहले वजीर रह चुके थे। सर इंक्वायरियां तो होंगी, बहरहाल आप देखिए इसको इदारा जाती मलबा करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जिस तरह रेलवे को तबाह किया है, नेस्तो नाबूद किया है, जिस तरह चलाया है, इसलिए हमें इस तरह के हादसा का सामना है। ये हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, सालों की नेग्लिजेंस का नतीजा ये। लाहौर में भी ऑरेंज लाइन की जगह अगर ये पैसे रेलवे ट्रैक पे लगा देते तो वो कहते हैं कि बेहतर हो जाता। आप भी तरजीहात की बात करें, वो भी करें, वो कह रहे हैं कि इदारों को निचोड़ के रख दिया आप लोगों ने। ये वजीर इत्तलात एक जाहिल आदमी है, मैं इस तरह की सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक ये जाहिल मुतलिक है और एक वजीर दाखिला इस मुल्क का बेशरम तरीन झूठा जाहिल मुतलिक है। ये दो जाहिल इकट्ठे हुए हैं, इन्हें अपने सब्जेक्ट की कुछ समझ नहीं है। ऑरेंज लाइन का रेलवे से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा ML1 प्रोजेक्ट था जिसका पोर्टफोलियो पहले $8.2 बिलियन का तखमीना था, फिर 6.2 पे आ गया था। अगर हमारी हुकूमत होती तो CPEC का वो पैसा पार्टली आ गया होता, लाहौर मुल्तान सेक्शन 160 में चल रहा होता, और ये जो समा सट्टा वाला मैंने आपको सेक्शन बताया, टंडू आदम रोड़ी खानपुर, ये जहाँ पे हादसा होते हैं, ये बन गया होता और लाहौर पिंडी के बीच भी एक टुकड़ा बन गया होता। तो ये हादसा जो थे इनसे महफूज हो गए होते। अब एक पहलू और भी है, फर्ज करें अगर ML1 का पैसा ना आया, क्योंकि 3 साल में तो उन्होंने कागज ही खिसकाए हैं, 3 साल में तो फेज 1 मुकम्मल होना था, इन्होंने किया ही कुछ नहीं। प्रिलिमिनरी डिजाइन तक हम बना गए हुए हैं, उसके PC1 अप्रूव किया, उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमने चाइनीज के साथ साइन किया, इनसे तो खैर कुछ हुआ नहीं। बिलफर्ज वो जो लोन है, अगर ऐसी शराइत ऑफर कर दी चाइनीज गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान को सूट नहीं करती हुई, तो मैं तो अपने दौर में कह के गया था रेलवे वालों को कि मेरे बाद ये जब बात होगी, अगर 40 साल का लोन हो और 10 साल का ग्रेस टाइम हो और मार्कअप 2% से नीचे हो, तब लोन लेना, वरना लोन ना लेना, रीपे नहीं कर पाएंगे। तो सपोज करें कि अगर ये शर्तें नहीं मानती चीनी हुकूमत, पैसा तो उन्होंने देना ना, हमारी मर्जी तो नहीं चलनी, हम तो बात करेंगे। तो क्या आप ML1 की CPEC प्रोजेक्ट पे बैठे रहेंगे, डिपेंड करेंगे और ट्रेन गिरती रहेंगी? और ये भी कौम को बताएं कि अगर CPEC आज भी आया तो उसकी कंप्लीशन में 9 साल लगेंगे, जो PC1 में लिखा हुआ है मुद्दत। तो 9 साल क्या हम चाइनीज के पैसों का इंतजार करेंगे? खुद कुछ नहीं करना हमने। सर यही तो ट्रेजेडी है, 9 साल उसमें लग जाने हैं, काम का आगाज अभी तक हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पैसे फिर उधर लगाने हैं वो अभी इधर मुरम्मत में क्यों लगाएं, कि अल्लाह माफ करे सर। मगर इन द सेम ब्रेथ ये कहा जाता है कि आपकी बात ही ना सुनी जाए। लोकोमोटिव्स पे साद रफीक साहब आज भी नैब में हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। साथ ही सर 24 घंटे पहले नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मीटिंग की है, उसके अंदर 10 मजीद नई इंक्वायरियां ऑथराइज कर दी हैं, जिसके अंदर आपका नाम भी आ रहा है। नहीं, 10 हमारी नहीं है, हमारे बारे में भी ये है कि कोई एक इंक्वायरी वो करना चाहते हैं तो वो शौक पूरा कर लें, तानु शायद पता नहीं। पहले भी 5-6 इंक्वायरियां मैं भुगत के आया हूँ। जब वो इन्होंने मुझ पे एक और हाउसिंग सोसाइटी वाली डाली हुई थी तो उस दौरान में रेलवे की भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो उनकी मैंने पूरी तसल्ली करवाई थी वहां पे जब मैं उनके लॉकअप में था, और वो मेरा इंटरव्यू करने आते थे तो फिर उसके बाद मैं जाने नहीं देता था उनको, मुझे अपना सबक अकबर याद था। तो बात यह है कि मैं तो, मेरे दौर में अमेरिकन लोकोमोटिव्स आए हैं, बिल्कुल आए हैं, डंके की चोट में है, दुनिया की बेस्ट मशीन है। और इनकी इंफॉर्मेशन का मैं आपको हाल बताऊं, मुझे सवाल पूछा गया जी ये 50 करोड़ का लोकोमोटिव आया है 48 करोड़ का, इतना महंगा क्यों है? तो मैंने उन्हें कहा कि भाईजान 48 का नहीं 36 करोड़ के लगभग आया है। तो इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता नहीं थी, एक को पता थी, बाकियों को नहीं पता थी। मैंने कहा 12 करोड़ रुपए FBR ने टैक्स काटा हुआ है, ये हाल है इन्वेस्टिगेशन के लेवल का। और अगर बोलने का टाइम हो तो और भी बताऊंगा। साथ साहब इनका हाल यही है, लेकिन सर अपने हाल का को भी थोड़ा सा तो तबसरा कर दीजिए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इतनी नकम्मी और थकी हुई ऑपोजिशन नहीं देखी, हो क्या गया आप सब लोगों को सर? वैसे शेख रशीद की बातों से मेरा इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन इस बात से मेरा पार्शली इत्तेफाक है। जो आगे लगे हुए हैं उनसे पूछें, मुझसे ना पूछें। पार्लियामेंट में तो इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। जब आप एक दूसरे से झगड़ते हैं, जो सेनेट में कमेटियों के मामले में हुआ है वो सारी कौम ने तमाशा देखा है। ऐसा ही ये अपोजिशन पार्टीज ने फैसला करना है कि वो एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेंगी या हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे। काबीना के वज़रा बिलखसूस फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब को जाहिल बेशरम कह रहे थे। इन अलकाबात से नवाजा जा रहा था क्योंकि मलबा जो ख्वाजा साहब पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं 3 साल बाद ऐसा कर नहीं सकती है हुकूमत, बकौल उनके खुला चैलेंज दे रहे हैं इस हुकूमत को। और साथ ही उनका बहरहाल इस बात पर इतफाक़ ज़रूर है पहली दफ़ा शेख रशीद साहब से कि इतनी नाअहल या नकम्मी और थकी हुई अपोजिशन वाकई शायद ख्वाजा साहब ने खुद भी नहीं देखी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद खुद फिर से हाजिर होंगे। बात करेंगे सिंध और वफाक के दरमियान जो चार्जेस फ्री फ्लोट कर रहे हैं। स्टे विद अस। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक थे। इजलास में वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब और सूबाई सूबों का तरक्याती बजट 1202 अरब रुपए रखने और आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी गई। नाज़रीन, इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सिंध को पहले से कम बजट देने पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध ने इससे पहले वज़ीर आज़म को खत भी लिख रखा था, शिकवा किया था कि वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। सिंध के साथ वफाकी हुकूमत का रवैया मुतसिबाना है। और आज वजीर आला ने इक़्तिसादी काउंसिल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है और बजट में इख्तलाफी नोट जमा कराया जाएगा सिंध की तरफ से। सिंध हुकूमत का ये एहतजाज कितना जायज़ है? तरक्याती फंड्स वफाक की स्वाबदीद हैं, उनका प्रोगेटिव है, मगर तकसीम में तफरीक की कितनी गुंजाइश है? इसी हवाले से बात करते हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो मुझे ये समझा दीजिएगा कि आज जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को बात नहीं करने दी जा रही थी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से, उनको टोका भी गया, उनको कहा गया मेरी सुने पहले, उन्होंने कहा मेरी सुन तो लीजिए प्लीज। इतना कुछ हो जाने के बाद व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर नॉट गेट अप एंड वॉक आउट? अगर वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे थे, अगर उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, व्हाई वाज ही सिटिंग देयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, शुरू से ही नाइंसाफ़ी की जा रही है और जब से मौजूदा पीटीआई की वफाकी हुकूमत आई है और उनसे किसी भी लिहाज से सिंध हुकूमत हज़म नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी कोशिशें की गई इलेक्शंस में, फिर जाहिर है कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिली सिंध में और अब उनका बस नहीं चल रहा। कभी गवर्नर रूल की बात कर लेते हैं, कभी कोई और बहुत सारे इश्यूज़, और फिर ये जो डेवलपमेंट है PSDP है, इसमें हमेशा सिंध को नज़रअंदाज किया गया है, ख़ास तौर पर इन 3 सालों में। सर, मगर अभी तो 7 अरब से बढ़ के जब भी बात करते हैं कर दिया गया है ना PSDP में सिंध का शेयर। देखें, जब भी बात करते हैं हम तो कहते हैं जी NFC हो गया है, 18 अमेंडमेंट के बाद अब सब कुछ आपके पास है। हम कहते हैं अगर फेडरल के पास सिर्फ डिफेंस बजट और अपने अखराजात चलाने के लिए है तो ठीक है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब वैसे कहा जाता है कि सिंध जो है वो मुआशी तौर पर 70% कंट्रीब्यूशन है, कराची की बात की जाती है तो कहते हैं जी वही उसमें सारा कंट्रीब्यूट करता है। तो जब स्कीमें आती हैं, जब हम देखते हैं कि दीगर सूबे हमारे अपने हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ बहन के हमें खुशी होती है वहाँ और ज़्यादा दे दें, लेकिन सिंध के साथ तो नाइंसाफी ना करें। वहाँ पे बड़े बड़े रोड, ब्रिजेस, बड़े प्रोजेक्ट, शाह जी जिसको आप नाइंसाफी कह रहे हैं, और यहाँ पे UC की स्कीमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिंध पे असद उमर साहब का भी कहना है और बल्कि 2 टोक है, ही इज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स, ना ही वो इस हवाले से माजरत ख्वाएं। वो कहते हैं धेले का ट्रस्ट नहीं है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप ये पैसे जो हैं अपने मोहल्लात पे खर्चते हैं, अपनी जायदादों पे खर्चते हैं, अपनी बिजनेसेस पे खर्चते हैं। वो कहते हैं अगर यही पैसे हम बराह रास्त खर्चने को तैयार हैं तो सिंध अवाम को मिलना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए एज लॉन्ग एज सिंध अवाम रिसिपिएंट है। देखें, बिल्कुल, अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ी स्कीमें, अच्छे प्रोजेक्ट दें, खुद खर्चा करें, वो जो जिस कंपनी का नाम वो बता रहे थे, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उनका जैसा भी रवैया रहा, हालांकि ये आईनी इखलाकी तौर पर गलत है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करेंगे, लेकिन स्कीमें तो दें।
बड़ी स्कीमें हो ना। ये क्या है कि यूसी वाइज और दीगर जगहों पे बड़ी बड़ी स्कीमें, और फिर हमने जो यहाँ पे पैसा खर्च किया है, हाँ। उसकी जो कहते हैं रिटर्न जो है, हाँ। वो यहाँ के अवाम ने हमें दिया है। और आप देख लें इनको रिटर्न में क्या मिला है। अगर आप मुझे इजाजत दें सर, मैं सही कह रहे हैं, नंबर तो चले आए, मगर सर आप कह रहे हैं बड़े बड़ी चीजें दें। ये आखिरी 3 साल की एलोकेशंस देख लें पीएमएलएन की, आखिरी 3 साल की, और अब देख लें तो कहते हैं 32% ज्यादा रकम रखी गई है। सिंध के लिए एक साल में 2 तरक्याती पैकेजेस का ऐलान हो चुका है। 1000 अरब से ज्यादा ये बनता है अर्बन और रूरल के अंदर। हैदराबाद सक्कर पे 200 अरब का मंसूबा है। वफाक एक खतीर रकम जो है वायबिलिटी फंड से देने को तैयार है। तो ये तासुब की सियासत हो रही है, सिंध कार्ड की इस्तेमाल हो रहा है, कराची सिंध कार्ड बेसिकली आप लोग करने की कोशिश करें। पैसा तो वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा किसी ने लगाया नहीं है सिंध पे इससे पहले। चैलेंज कर रहे हैं आपको। देखें वो सिंध कार्ड का खामखा एक नाम ले रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप सिंध काट की बात ना करें कि हर चीज सिंध से काट दी जाए। जो तरक्यात प्रोजेक्ट है बड़े, वो भी सिंध के काट दिए जाएं। तो ये सिंध काट बंद करें। हमने तो कभी 98 अरब खर्च कर दिए उनने सक्खर और मुल्तान प्रोजेक्ट पे। 98 अरब की बात करती है। बिल्कुल सर, 98 अरब इनने मुल्तान और सक्खर के ऊपर 98 अरब मुल्तान और सक्खर प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिए हैं। मजीद कह रहे हैं 200 अरब सक्खर हैदराबाद करने जा रहे हैं। 27 अरब एनडीएमए को रीअप्रोप्रिएट करके पैसे दिए हैं आप लोगों के अपने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर नाले साफ करने के लिए सर। तो आई मीन ये तो कराची स्टॉर्म वाटर ड्रेन करने के लिए। फिर वो एक सवाल उनकी जगह है सर, वो कहते हैं आप 4 दफा वफाक के अंदर रहे हैं, 6 दफा सूबे में रहे, मोटरवे एक बनाई हो आपने अपने तई तो दिखा दीजिए। देखिए हमेशा वफाकी मंसूबा है जो मोटरवे है, पूरे मुल्क में जहां जहां बने हैं वफाक ने बनाया है। इन्होंने जो ये अभी इतना झूठ बोलते हैं, ये अभी वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाहिर है उनको ब्रीफिंग मुराद सईद साहब देते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जी इन 3 सालों में हमने इतनी सड़कें बना दी जो 1947 से लेकर 2018 तक नहीं बनी। हालांकि इन्होंने ये जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है ये इन्होंने डिले कराया। अच्छा। और ये जो सक्खर हैदराबाद है, पहले वो जो मुल्तान सक्खर था उसको डिले किया। अब ये जो सक्खर और हैदराबाद है, ये तो लास्ट जो गवर्नमेंट थी मियां साहब की, उसमें तो उसकी पूरी अलाइनमेंट जो होती है, दीगर चीज़ें सब कुछ हो चुकी थी। इन्होंने तो आके उसको लेट किया है। और फिर अभी वो बजाय उसके कि जो पहले बन रहा था सीपैक में या चाइनीज़ गवर्नमेंट या अब तो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं। उसमें क्या कोताही है सर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या मसला है? उसके बावजूद भी सिंध को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, देगी तो खतीर रकम वफाक की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं देखे ये सुन लेना, ये कोई उनका एहसान नहीं है, पूरे मुल्क में उन्होंने ये चीजें बनाई हैं, लेकिन वहां पे पब्लिक पार्टनरशिप सिर्फ ये हिस्सा बन रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ सक्खर से हैदराबाद वाला बन रहा है, बाकी सब इन्होंने खुद बनाए। सर मुझे ये बता दीजिएगा शाहजी, अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप एक इख्तलाफी नोट लिखेंगे, फिर भी पीटीआई अपने एमएनएज एमपीएस को फंड्स देगी बराह रास्त खर्चने को, आपको तो कुछ मिलना नहीं है। ऑप्शन क्या है? फिर पुरानी तनख्वाह पे काम किया जाएगा खामोशी से, या डू यू हैव अदर ऑप्शन? देखें, आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब उठ के क्यों नहीं आ गए वहाँ पे, उन्होंने उसका बाइकाट क्यों नहीं किया? देखें ये एक इखलाकी तरीक़ेकार होता है, इखलाकी नॉर्म्स होती हैं, तो इसका मुजाहरा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने वहाँ खुलकर मुखालफत की। और ज़ाहिर है उन्होंने पहले लेटर भी लिखा है, वो जो नोट है डिसेंडिंग वो भी है, हम उस पर जो मज़ीद हमें है, लेकिन जमहूरी तौर पर इखलाकी तौर पर करेंगे जो भी चीज़ है, लेकिन हमें इनसे तवक्को भी नहीं है। जिस तरह का इनका रवैया रहा है और सिर्फ बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी दफ़ा कराची आए हैं, हर दफ़ा उन्होंने ऐलान किए हैं, कभी 162 अरब के, कभी दूसरे, और फिर ये गिनवाते क्या हैं जी, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है इतने अरब रुपए वहाँ पे दे दिए, वो जाहिर है पिछली गवर्नमेंट से होके आ रहा है। अब ये मोटरवे पहले का अप्रूव था, अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया, किसी और प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो हमें ये भीख नहीं चाहिए, रख लें ये अपने पास। और जो इन्होंने अपने एमएनएस को दूसरों को देना है बिल्कुल दें, लेकिन प्रॉपर काम करें, प्रॉपर तरीके से करें। इनके लोग क्या करते हैं, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी, हम की बहुत पूरा मुल्क भी आपको देखता है, मुल्क से बाहर भी आपको देखा जाता है, आपकी टीम है, इन अपनी टीम से कहें कि जो इन्होंने यहाँ पे जो स्कीमें दी हैं
उनको ज़रा प्रॉपर तौर पर ज़रा चेक करें जाके। ये जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं कि जी वो उन्होंने ये करप्शन की, ज़रा ये देखें, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, PSDP पे लड़ाई है, लेकिन नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से पब्लिक एक्सपेंडिचर के खर्च करदा रकम से हासिल होने वाले फ़वाइद जो हैं मसावी नहीं हैं, दे नॉट इक्वल। रिपोर्ट के मुताबिक इससे हासिल होने वाले कुल फ़वाइद का 14.2%, सिर्फ 14.2% गरीब अवाम को जाता है, जबकि इसका 37.2% अमीर तबके को जाता है। दिस इज़ द PSDP जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है। कौन सा गरीब तबका है जिसको बिल्कुल ओवरलुक किया जा रहा है? एक वक्फे के बाद आपको मिलाएंगे, दिखाएंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। नईम, आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। और आप क्या करते हो? मैं मैसन काम कर रहा हूँ। दिहाड़ीदार? हाँ, दिहाड़ीदार। कितनी दिहाड़ी लगती है दिन की? बस कभी लगता है कभी नहीं लगता है। महीने में 10-15 दिन लगते हैं, बस 15 दिन ज़ाया होते हैं। और कितनी लगती है? 15 दिन लगते हैं, 15 दिन ज़ाया। कितनी दिहाड़ी बनाते हो दिन की जब लग जाती है? 1500-2000 रुपये दिहाड़ी होती है। तो महीने के कितने बना लेते हो? 15-20 हज़ार बन जाता है। और खर्चा पूरा होता है उसमें? खर्चा नहीं पूरा होता है। तो जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं या मुश्किल वक्त से हम गुजर गए हैं, आपको लग रहा है मुश्किल वक्त से गुजर गए हैं? आपकी मुश्किलात में कमी आई है? मुश्किलात में यही कमी आई है कि बस काम मिलते ही नहीं है। कोई ख्वाहिश है कि मिनिमम वेज जो है, यानी कि बेसिक तनख्वाह जो है, वो पिछले साल भी नहीं हुकूमत ने बढ़ाई थी, इस साल बढ़ाए? बस सही है, जब मजदूर का दिहाड़ी बढ़ जाए तो ये अच्छी बात है। गुजारिश है कि ये रजिस्ट्रेशन करवा ले, जितने भी मजदूर हैं उनके बच्चों की फलाह के लिए, तालीम के लिए कुछ इंतज़ाम करें। पिछले साल बेहतरी थी या? बाजी, ये जो हुकूमत आई है PTI की, इसमें कोई इस तरह बेहतरी नहीं है कि हम बता दें। कोई बेहतरी नहीं महसूस हुई? नहीं आई। किस चीज़ में बल्कि और मसला पड़ा है? मसला ये तो आपको पता ही है, खुरदनोश का जो अशिया है ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। चीनी तकरीबन 100 रुपये किलो से ऊपर है। ये आटा तकरीबन 1300 का मिलते हैं, 20 किलो वाला थोड़ा, सब कुछ महंगा है, तो इसमें हमारा बहुत मसला। क्या उम्मीद रखते हो हुकूमत से? क्या चाहते हो? हुकूमत से, इस हुकूमत से हमारा कोई उम्मीद नहीं है दिहाड़ीदार लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है? मुश्किल तो कर्ज है, जिसके ऊपर कर्ज नहीं होगा तो फिर कोई चीज़ नहीं। कर्ज कहाँ से उठाते हो? कर्ज तो उधर गाँव से एक आदमी वो देते सूद पे। हाँ, सूद पे? सूद पे तो मैंने लिया तकरीबन 70,000 रुपये उसने दिया, तो मैंने उसको वापस किया तकरीबन 4 महीने बाद 1,10,000। हाँ, तो उसमें भी बाकी 50,000 रुपये तो उसको देना पड़ेगा। कोरोना की वजह से काम मुतासर हुआ है बहुत? बिल्कुल बेहतरी आ रही है? बिल्कुल। कोरोना जो स्टार्ट हुआ तो हम लोगों की कमाई बहुत ज़बरदस्त था। अभी तकरीबन जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हालात बहुत बुरा है। अभी भी बुरा ही है? अभी भी बुरा है, बिल्कुल। आयो ईद से तकरीबन 10 दिन बाद यानी हो गया, तकरीबन 15 दिन हमारे मैंने कोई काम नहीं लगा हमारा। सबसे बड़ा मसला अभी क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि कारोबार नहीं है, सही तरीके से काम नहीं चल रहे हैं। पहले होता था कोई मतलब है कारोबार सरकारी चलते थे तो हम लोगों को भी चल जाते थे। हाँ। अभी कोई सरकारी काम भी सही नहीं चल रहे हैं। हम लोगों को स्कूलों के काम मिल जाते थे, कई दफ्तरों में काम मिलते थे, अभी कहीं कोई काम नहीं है। महंगाई में बेहतरी आ रही है? इमरान खान कंट्रोल नहीं कर रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। होता है ना भाई, तो हुक्मरान होता है, कंट्रोल को एक ही बात करता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भाग के उनसे कर्जा निकाल लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। उसने ये कभी नहीं बोला कि ये कम महंगाई कम करूँगा या मतलब इनके रोज़गार में चलाऊँगा कोई सिस्टम, ऐसी कभी कोई बात नहीं। कितने ले जाते हो महाना? महाना का 15-20 हज़ार, कभी 30 हज़ार, कभी अभी ईद से 2 दिहाड़ी लगी है, ईद से आज तक 2 दिहाड़ी लगी है बस। सिर्फ 2? तो कोई बेहतरी आई है खान साहब की हुकूमत में आपको लग रहा है? अल्लाह माफ़ करे खान साहब से, तो
इसके कोई बेहतरी नहीं है। ये मसलन कंट्रैक्शन सब कुछ बंद हो गया है, काम भी बंद हो गए हैं। इस हुकूमत ने गरीब को जीना भी हराम कर दिया जी। हमारे इलाके में एहसास प्रोग्राम ये कहता है, डेली टीवी में था एहसास प्रोग्राम कि कम हमारे गाँव में हमारे जो बस्ती है अगर 100 घर है 100 में कुछ 6 या 7 घरों को पैसे मिले हैं। ये हुकूमत है ये जज्बा कमरा भी रेंट हम नहीं ले सकते। जो पहले 5000 का मिलता था आज वो मालिक 10,000 मांगता है। नहीं, जैसे हुकूमत अब कह रही है ना कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, आदाद-ओ-शुमार बेहतर आ रहे हैं, तरक्की हो रही है मुईशत की। किधर तरक्की हो रही है? गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला। पहले हमें ऐसे टाउन में बैठ कर ना एक दिन में 2-2, 3-3 दफा काम पर जाते थे मालिक के पास। हाँ। आज 10 दिन में एक दफा भी काम नहीं मिलता। मालिक कहते हमारे पास कुछ भी नहीं है। महंगाई के ऊपर कितना दुखी हो, कितना तंग हो? महंगाई तो इतनी है कि अल्लाह इस बस हुकूमत को खत्म कर, इससे माशाल्लाह बेहतर था। क्या बात कर रहे हैं भाई? बस इससे माशाल्लाह बेहतर। हम जमहूरियत से तंग आ चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो ना। हम क्या बात, क्योंकि गरीब का लेना देना इससे नहीं है, उसके पेट से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेट हमारा, भूखे को क्या पता ये चीज़ क्या हो रही है। ये भूख की वजह से ये बातें हैं ना, ये असलियत बातें हैं, हकीकत है। इमरान खान को पता भी नहीं है। इधर आप कोई बैठ से आप बैठ रहे हैं ना, आप अपनी मजबूरी के साथ बैठ रहे हैं। क्या आप इधर बैठना पसंद करोगे? कोई वोट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं। जमहूरियत हो तो कैसी हो? हाँ, जमहूरियत हो तो खुमैनी जैसी हो, यूरोप वालों जैसी हो, सब कानून बराबर हो। ये तो नहीं है ना, ये जमहूरियत है। ये सब जालिम लुटेरे, खुद लुटेरे, खुद जालिम। वोट दे के तंग आ चुके हैं। वोट भी हमने दिया था। हाँ। स्टूडेंट हम बस इस हुकूमत से बहुत किराए का घर है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चे काम सीखते हैं और लोगों के कोठियाँ बेकार के काम या नहीं पूरी होती। हम लोग अपना काम करने लगे 500-600 बात जाता है डेली का इंसान खाने। तो किराए के घरों में सारे लोगों तो सही अच्छे जेड़े सिटी और नौकरियाँ लेके घर लेके बैठे हुए। सबको पाकिस्तान ने क्या दिया है? हुकूमत से क्या अपील, खान साहब से क्या अपील करना चाहती है? ये अपील करना चाहते हैं कि जो गरीब है उसको देखे, जो गरीब है उसके हाल से मदद करे, हालात को देखे। सारे से सही अच्छे जो नौकरियाँ भी सिटी कर रहे हैं घर भी लेके बैठे हो ना तो इस्लामाबाद में रुल रहे हैं। बुशरा शेर की बच्ची हो, ये काम खुद कर रही हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुला रिस्क अता फरमाए और इसी तरह हिम्मत दे। ये रजिस्ट्रेशन का क्या मसला है भाई आप लोगों के साथ? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग मजदूर लोग हैं, जो गरीब पेट के अंदर लेकर जाता है वो चीज़ें सस्ती कर दो। बिल्कुल। जो गरीब खाता है वो सस्ती कर लो। ये जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम कोई इशू नहीं है, वो महंगी कर लो, कोई इशू नहीं है हमें। मुश्किलात पिछले 1 साल में अभी बेहतरी आ रही है या मज़ीद मुश्किलात ही हैं अभी? मुश्किलात है कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। कभी ये नहीं सुना है कि बस या आटा सस्ता हो गया या चीनी सस्ता हो गया, बस दिन ब दिन जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है। और वज़ीर आज़म जो कहता है कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब आसानियाँ हैं, महसूस हो रहा है? बस हम भी यही सोचते हैं कि बस चलो बस अगर आसानी आ जाए ना, हम भी यही दुआ करते हैं कि सब पे आसानी आ जाए, क्योंकि वो लोग भी ये दावे करते हैं ना। दिहाड़ी तो यही है कि सुबह से बैठे, कल भी नहीं गए काम के लिए, आज भी ये सारे बैठे हुए आप खुद देख रहे हैं। हाँ, पूरा चौक भरा हुआ है। खुदा कोई न तो आ जाए हमसे पूछ ले कि आप लोग इन लोगों ने सारे लगा दिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 7 प्रोग्राम सॉरी ये इन लोगों ने कर दिए, लेकिन कम अज़ कम बनफ्सी नफीस इधर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हम आज़ाद मजदूर है। हम कारखाने के मजदूर नहीं है, हम पोर्ट के मजदूर नहीं है, हम आज़ाद मजदूर है। आज़ाद मजदूर का मामला अलग होता है। यानी मेरे को इस चौक में 10 साल हो चुके हैं। इस 10 सालों में मैंने ना अपराधी कुव्वत का, मेहनत अपराधी कुव्वत का कोई नुमाइंदा, न कोई लोग देखे, ना हमारे बाथरूम तक हम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है। मगर इस दफ़ा तो यूसुफ ज़ई भाई 1 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हर मजदूर के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम उठाए जाएंगे, कि आपकी तालीम, आपका सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, ये सारा कुछ आपके लिए बेसिक जो है ना बुनियादी आपके जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और वो आप तक पहुँचाए जाएँ। नुमाइंदा आए हमारे साथ बात करें तो आप सारे अनरजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं?
अनरजिस्टर्ड है। हम लोग रजिस्ट्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे को कोई आता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप में से भाई, आप में से कितने लोगों ने इधर एहसास कैश लिया है, एहसास की नकद पेमेंट? नकद पेमेंट तो कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं है। एहसास का मामला नहीं करते हैं। हम लोगों को एहसास न दे। हम लोगों को ओल्ड बेनिफिट का मामला है, हम लोगों का, हम लोग सोशल सिक्योरिटी का मामला है। हमारे को एक कार्ड इशू किया जाए, जो MNA साहिबान इधर से गुजरते हैं, मेहनत अपराधी फौज के लोग गुजरते हैं, यूनियन के सुदूर गुजर रहे हैं, उनके वो गलीज से मुस्कुराहट जो हम लोगों की तरफ देख लेता है। उनके पास दो औरतें बैठी हुई थे, हमारे तरफ ऐसे देख कर मुस्कुरा जाते हैं। हमारा दिल जो है ना पार जाता है। ये लोग ये जो है, ये हम लोगों को पूछने वाले कोई है नहीं। अच्छा, मुझे महंगाई का बताओ, आजकल के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खराब है अभी भी? जरा इस तरफ तो यही है कि महंगाई का मामला इस तरह है कि हम लोग ये सोच रहे हैं, अभी तक लोग खामोश भी है। हम लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के वो जो आदाद शुमार के, इनके जो आदाद शुमार होते हैं, बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है। हम लोग वो जो इनका वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके आदाद शुमार को देखकर जो अपने जेब को देखते हैं तो अफसोस हो जाती है। अपनी जेब पे कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं आई है। हमारे जेब में आप चेक कर ले, आप ऐसा करें, मेरे को 4 दिन हुए हैं, हमारे जेब को आप चेक कर ले, सारे मजदूरों के जेबों को चेक कर ले। अगर किसी के साथ भी 1500 रुपये से ज़्यादा हो गया, 6-7 दिन इनको हो गए, दिहाड़ी नहीं किया है, तो फिर एक्सपेंसेस हमारे जेब के ऊपर पड़ी है। मुझे बताएं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर दिहाड़ियों में इजाफा हुआ है, कोई बेहतरी देखने को आई है? नहीं, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, तो काम को हम सब मज़दूरों को तकलीफ हो रही, लेकिन उसके साथ हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कम से कम ये गरीब लोगों के साथ थोड़ा हेल्प करें, क्योंकि ये सब हम लोग गरीब है। इधर एक दिन मजदूरी कर लो, फॉर एग्जाम्पल हम आपके घर गया, सफाई किया या रंग किया, कुछ भी काम किया, एक दिहाड़ी लिया, तो फिर 10 दिन इधर बैठे होते हैं और कुछ नहीं बनता। पीछे से घर है, बच्चे, माँ बाप है, बहन भाई है, उन लोगों को ये आसरा है कि चलो हमारा लड़का गया हुआ है, कुछ कमा के ले आएगा, फिर हम जाते हैं। तो उधर इसमें हम ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं कि जो गांव में हमारे घर के करीब दुकान है ना, उनके साथ हमारा खाता चलता है, उनका भी आसरा होता है कि ये गया हुआ आ जाते हैं। तो फिर जब हम वापस चले जाते हैं तो पहले तो वो दुकानदार को मिन्नतजारी करते हैं कि यार काम नहीं था, कोरोना ये वो। तो हुकूमत कम से कम गरीब आदमी का थोड़ा हेल्प करे तो बहुत अच्छा होगा। और कभी महीने का अभी खाने पीने की अशिया पे कितना खर्चा आ रहा है, राशन वगैरह पे? पहले क्या था और अब क्या है? पहले तो देखो मैडम, ये था कि अब जो इस मौजूदा हुकूमत के नज़र में जो चोर थे, हाँ, वो चोर लोग हमको 640 रुपये आटा दे रहा था, 20 किलो उसमें होते हैं ना, हाँ, तो अब इस पेश इमाम के हुकूमत में हम 1400 का ले रहे हैं, हाँ, तो ये भी सोचना चाहिए। तो हमें तो ऐसा इमाम नहीं चाहिए, हमें तो वही चोर सही है। वो चोर हमको 640 रुपये पर दे रहा था, तो इसके हुकूमत में ऐलान के वही सिस्टम है। अगर कोरोना आया हुआ है तो कोरोना तो अभी 2 साल हुआ ना, हुकूमत तो इसका काफ़ी अरसे से चल रहे, तो वो लोग हमें 640 रुपये तोड़ा दे रहा था, अभी वही तोड़ा जो 20 kg का है वो 1400 में मिल रहे, तो कहीं 1400 कभी 640, ये तो बहुत फर्क है ना। ऐसा हर एक चीज़, सब्जियाँ, जो खाने पीने का अशियाए भले, वो अभी एक मिसाल ये है कि अगर हमारे गांव में नहीं है ना, वो पहला वो जो अभी उनका दुकान है, वो अगर पहला 10 रुपये लेता था, अभी वो 50 मांग रहे। हम बोलते भाई क्यों? बोलते ऐसा चीज़ दिखाओ जो सस्ता हो। और नहीं तो साथ कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है। लाजिम ये नहीं, कुव्वत खरीद यानी कि अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या जेब में पैसा भी बढ़ा है जिससे चीज़ें खरीद सकते हो? किधर से बढ़ा? कम हो गया। पहला जब हुकूमतें था, हम लोग इधर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो नहीं था तो 10 दिन में 7-8 दिन हमारा लाजिम दिहाड़ी लग जाता था, तो गुजारा होता था। अब दिहाड़ी भी नहीं है, महंगाई भी है, इधर आदमी एक दिन दिहाड़ी करते 10 दिन बैठा होते, काम नहीं होते, क्योंकि सब लोगों को कोरोना का मसला है। तो आगे से बच्चे भी परेशान। अभी देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, तो मैं 10-15 दिन में एक दिहाड़ी करूँ, वो मैं खुद इधर 10 दिन 15 दिन का हूँ या उधर। अभी वो लोग जो थे उसके हुकूमत में 5-6 रुपये का रोटी था,
अभी हमको 20 रुपये रोटी मिल रहे, अभी मैं 2 नान खरीद के 30 रुपये उसने लिया, नान का 30 लेता है 15 और रोटी का 12 रुपये, तो ये नाजायज़ है। अब हुकूमत का बजट, बिल्कुल बेहतरीन बात आपने की है, हुकूमत का बजट भी आ रहा है, उसमें आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं? उसमें तो हमारा सबसे पहला डिमांड ये है कि खुदारा ये गरीब लोगों के ऊपर से जितनी महंगाई है ना, इस पे कंट्रोल करे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली डिमांड हमारा ये है। मजदूरी करते हो? हाँ जी। कब से कर रहे हो? मेरा तकरीबन 2014 से मजदूरी करता हूँ। हालात में क्या फ़र्क देखा है पिछले 1 साल में? यार हालात तो बहुत बिल्कुल डेंजर हालात है, लेकिन बात ये है तो ये अल्लाह का रहम है ना। ये लोग बोलते हैं कि ये इमरान खान का कसूर है, बिल्कुल इमरान खान का कसूर नहीं, ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का कहर है, वो अल्लाह का अज़ाब है। इस लोगों ने ये सोच करना है कि अभी अकबल जहन और तमीर के लिए अकबल मेहनत करना है, अकबल शो करना है, बल्कि इल्म और दिन के लिए तो वाक़ात करना है। इंशाल्लाह ये हालात बिल्कुल कंट्रोल। इंशाल्लाह। मुझे महंगाई का बताएं, महंगाई है? महंगाई है, लेकिन ये महंगाई के ये इतना महंगाई है कि ज़मीन और आसमान सारा तो एक और बनाते हैं का ना, लेकिन बहुत सारा ज़मीन गिर गया, लेकिन ब्याह इंसानों की रोज़ी देता है। ये महंगाई की कोई बात नहीं है। दिहाड़ी लग रही है? दिहाड़ी बिल्कुल नहीं लगता है। दिहाड़ी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। तो कैसे गुजारा कर रहे हो? बस खुद गुजारा करते हैं, इंसान रोज़ा रखते हैं, सुबह से रोज़ा रखते हैं, शाम तो फिर गुजारा करते हैं, बस वैसे गुजारा करते हैं। तो बीवी बच्चों को पीछे कैसे खिलाते हो? बस वैसे ही तरीका है। महंगाई मसाला ज़का दा چې موږ ته په د غلو په حکومت کې چې کوم غلو دی ورته چور وایي او دی په هغه چې سو وایي په دی رو باسلې د عمران خان وی چې نواز شریف چور دی، بلانکی چور دی، زرداری چور دی، د هغې په حکومت کې موږ ته غوړي په 120 روپے کیلو ملاوېدل، د ده په حکومت کې موږ ته په 240 روپے ملاوېږي، موږ ته به دلته کې په 35 روپے باندې او 25 روپے باندې په غوړي ملاوېدل، اوس موږ ته په 65-70 روپے باندې غوړي ملاوېږي، نو دا زموږ نه کېږي او زموږ دلته کې کور کې مور او پلار دي، وروڼه خویندې دي، زه په کور باندې یوازې یم، څه به کېږي؟ موږ چې په زمانن څلورمه ورځ دا زه شروع پر ورځ راغلی یم، ما صرف یوه دیاړي کړې ده او هغه ما دلته وخوړه، زه به کور ته څه لېږم؟ هغې هلته په تمه دي چې هغه تلې د اسلام آباد ته مالې به سره راولېږي، موږ به یې وخورو। महंगाई तो ज़ाहिर है, हर कोई कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई से फिर भी गुजारा होता है कि अगर हमारा दिहाड़ लगता था फिर भी गुजारा होता है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा कारोबार नहीं है, दिहाड़ नहीं लगता, दिहाड़ की वजह से हम बहुत परेशान हैं। महंगाई तो है, वो लाजिमी, वो तो हर किसी को पता है, हम नहीं बताइए कि कोई बात नहीं, हर किसी को तो पता है ना कि महंगाई है, लेकिन सबसे असल बात यह है कि हमको काम नहीं मिलते, काम की वजह से महंगाई हमको और भी बढ़ गया। मतलब 1-2 साल पहले 1 महीने में कितना कमा लेते थे और अब कितना कमाते हो? हाँ, इससे पहले मतलब महंगाई तो हम फिर भी गुजारा करते थे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा मिलता था, काम की वजह से हम कुछ भी नहीं सोचते थे कि हुकूमत क्या अच्छे वक्त में 1 महीने में जब काम मिलता था कितने कमाते थे? उस वक्त हम काम मिलता था तकरीबन 25,000 रुपये कमा। और अब जब काम नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं है, मतलब 10,000 कमा लेंगे, कभी 12,000 कमा लेंगे, कभी 15,000, जब अच्छी महीने होते हैं तो 15,000 तकरीबन कमा लेंगे, लेकिन अब काम नहीं है, काम की वजह से महंगाई से फिर भी गुजारा होता है, लेकिन काम नहीं है तो फिर क्या करें? आपका भी यही मसला है, काम का है? जी, काम बाजी मिलता ही नहीं है, मजदूर बंदे हैं। हाँ। तो क्या करें, निकली के बच्चे हैं, हाँ। ठीक है, किराए पे बैठे हैं, किराए के बिल इतने आते हैं कि हम होल्ड ही नहीं कर सकते, तो क्या करें, इधर दिहाड़ी लगता नहीं है, काम मिलता नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महंगाई आधे से आधी ज़्यादा होगी, आगे के वो 150 रुपये थी, 300 रुपये, क्या करें, बस मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम ये दिहाड़ी के लिए बैठे होते हैं, पहला तो ये मसला होता है कि हमारे को ठेकेदार फिर का ये लेके भी नहीं जाता, बोलते हैं कि आप आदमी हमारे काम वाला नहीं है। तो ये है कि हमारा सबसे मसला ये है ना कि महंगाई में कंट्रोल आ जाए ना तो हमारी लिए सहूलत होती है। अगर पैसे कम भी हम कमा लेना तो उसमें खर्च पूरा हो जाए, खर्च तो पूरा हो जाता है। महंगाई का कंट्रोल हो तो फिर अगर पैसे कम भी कमा ले तो कंट्रोल तो हो सकते हैं। अगर पैसे हम कम कमा ले और महंगाई का हालात आसमान तक पहुँचते हैं। पिछले दौर बेहतर थे या ये वक्त बेहतर है? नहीं, पिछले तो ये था ना, अगर जो भी लोग उसको बुरा मान लेते हैं तो उसका तो कंट्रोल था ना, महंगाई में तो कंट्रोल इसके हालात में खान साहब की हुकूमत में तो अभी तो हम बेच रहे हैं, हम कोई लेता ही नहीं है, हम एक फाके
खुदकशी पर मजबूर कर दिया गया। ये मसला है कि महंगाई कंट्रोल हो जाती है ना तो हमारा फिर अगर ये दिहाड़ी भी कम लग जाती है तो कम अज़ कम गुजारा तो होती है ना। अब सब्ज़ी का टमाटर देखो 150 तक पहुँचती है, हर तरह और सब्ज़ी देखो तो हर चीज़ 100 से कम किलो नहीं होता। और फिर तो ऐसे है कि दामों खाते भी ज़्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक किलो तो टाइम का ही ख़त्म होती है। हाँ। हम 7-8 बंदे हैं 9 बंदे तो हम तो खुराक खर्चा तो होती है। अगर हम कमाते हैं ना कमाते तो पेट तो पालना ही पड़ता है। तो ये मसला है कि महंगाई में कंट्रोल आ जाए ना तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हम फिर अपना हालत अभी कर्जदार हो चुके दिन ब दिन हर माह जो है ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 1,000 1,500